लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स कौन सी है? लिवर है, पैंक्रियाज है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, ये सारी की सारी जो ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं? हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। और ये हार्मोन्स का सीक्रेशन जो है विद द हेल्प, किसकी हेल्प से होता है? गोल्जी बॉडी की हेल्प से होता है। सो जो सीक्रेशन वाला जो काम है वो किसके जिम्मे है? वो गोल्जी बॉडी के जिम्मे है। सो ये हमारे सारे फंक्शंस हो गए कंप्लीट गोल्जी बॉडी के। अब हमें पढ़ना है लाइसोसोम के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम, अभी मैंने आपको बताया कि ER से गोल्जी का फॉर्मेशन और गोल्जी से लाइसोसोम। लाइसोसोम कैसे बन रहा है? गोल्जी जो है, जो भी सीक्रेशन है, जो भी प्रोटीन और सब्सटेंस उसने क्या किया है? मॉडिफाई किया है, वो क्या करता है? पैकेजिंग करता है वेसिकल के फॉर्म में, और वो वेसिकल जो है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइसोसोम कह रहे हैं। यहाँ पर जो लाइसोसोम है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये। कैसा स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ लाइसोसोम। किससे बना है? लाइसोसोम की पैकेजिंग से बना है ये लाइसोसोम। नाउ यहां पर जो लाइसोसोम है ये क्या होते हैं? इस लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली उन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे यहां पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब है जो कि न्यूक्लियस यानी कि जो डीएनए को क्या करे? लाइसिस कर दे, उस एंजाइम को हम कहते हैं न्यूक्लियस एंजाइम। आरएनए डीएनए का जो डिग्रेडेशन करता है उस एंजाइम को हम कहते हैं न्यूक्लियस। लाइपेज जो कि लिपिड का डिग्रेडेशन करे, एंड प्रोटीएज एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेज, ये एंजाइम्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। बेसिकली ये जो एंजाइम्स होते हैं, दीज ऑल एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड एट एसिडिक pH ऑफ 5। किस पर एक्टिवेटेड होते हैं? एसिडिक pH ऑफ 5। इसका क्या मतलब है हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो थोड़ा सा जनरल आइडिया और ले लेते हैं, इसको हम समझेंगे कि एसिडिक मीडियम में ही कैसे एक्टिव होते हैं। अब देखो, ये प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट RBC, मैमलियन RBC में क्या होते हैं? एब्सेंट होता है। RBC के अंदर ये लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके अलावा इसका जो नंबर है, काउंट जो है, सबसे ज्यादा होता है हाईएस्ट हाई इन फंजाई, लोअर इन प्लांट्स के अंदर इनका जो काउंट है वो बहुत ही कम होता है लाइसोसोम का। नाउ यहां पर जो ये सारे एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, या फिर हम इन्हें एसिड हाइड्रोलेस एंजाइम भी कह सकते हैं। कहीं पर आपको देखने को मिलेगा एसिड हाइड्रोलेस एंजाइम। इनको क्या कह रहे हैं हम? एसिड हाइड्रोलेट। क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये काम करते हैं, तो हम इन्हें कह रहे हैं हाइड्रोलेसिस एंजाइम। हाइड्रोलेसिस, एसिड हाइड्रोलेसिस का मतलब ही यही है, ये कि एंजाइम है और SES लग जाता है पीछे, तो क्या हो जाता है? एंजाइम।
सो यहाँ पर लाइसोसोम में ये जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ये कंपोनेंट्स को डिग्रेडेशन यानी कि मेनली डिग्रेडेशन में ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। सो यहाँ पर जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो इस लाइसोसोम में मैंने कहा एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। अब देखो ये लाइसोसोम है, ये मेम्ब्रेन है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर सारा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर जितने भी मैंने एंजाइम यहाँ पे लिखे हैं, सिर्फ जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। नाउ यहाँ पर क्या होता है कि पीएच यहाँ पर क्या रखा जाता है, एसिडिक रखा जाता है। ये है सेल, एक्चुअल सेल, और उसका साइटोसोल का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है, न्यूट्रल होता है, 7 पीएच होता है। बाहर लाइसोसोम के बाहर का जो पीएच है वो कैसा होता है, 7 होता है। नाउ लाइसोसोम का पीएच जो है वो एसिडिक होता है ना, एसिडिक होता है। अब वो कैसे होता है, देखो कि यहाँ पर ये लाइसोसोम है ना, और इस लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पर कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ पंप प्रेजेंट होते हैं। ये जो पंप है मैंने बनाया है, इसको हम कहते हैं प्रोटोन पंप कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम इसे, प्रोटोन पंप कह रहे हैं। सो दीज प्रोटोन पंप क्या करते हैं, ये करते हैं कि यहां से ये क्या करता है, एटीपी से एडीपी का, ये प्रोटोन एटीपीएस पंप है, एटीपीएस पंप है। प्रोटोन एटीपीएस का मतलब है कि ये यहां पर एटीपी का यूज करके एज ए एनर्जी, और बाहर जो हाइड्रोजन यानी कि जो प्रोटोन आयंस यहाँ पर साइटोसोल में प्रेजेंट है, उस साइटोसोल से प्रोटोन को अगेंस्ट द ग्रेडियंट कहाँ भेजा जाता है, लाइसोसोम में भेजा जाता है। सो अगर आपको आयंस को भेजना हो अगेंस्ट द ग्रेडियंट तो आपको एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर एनर्जी इनपुट की है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो क्रॉस करके कहाँ जा रहा है, इस पंप से होते हुए इस लाइसोसोम में जा रहा है। तो दीज आर द, ये बहुत सारा आयन जैसे ही पहुंच गए तो पीएच का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटोन आयन। तो प्रोटोन यहाँ पर जैसे ही इंक्रीज हो गया प्रोटोन नंबर, तो क्या हो जाएगा, प्रोटोन नंबर इंक्रीज होते ही यहाँ का पीएच कैसा हो जाएगा, राइज हो जाएगा, यानी कि एसिडिक हो जाएगा। और 5 तक पहुंचने पर ये सारे जितने भी एंजाइम्स हैं ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो इसकी, अब ये होता कब है, ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इसको एक्टिव होना है या फिर इसे ऐसे ही पड़ा रहना है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, मैं यहाँ से ये रफ कर देती हूँ, ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम की जो सेल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम की जो सेल मेम्ब्रेन है, इस पर कुछ स्टेबलाइजर प्रेजेंट होते हैं दैट प्रिवेंट रप्चरिंग। क्योंकि अगर ये रप्चर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सेल के अंदर बिखर जाएंगे। और ये सारे एंजाइम्स जो हैं, जो कि न्यूक्लियस, लाइपेज, प्रोटीज हैं, तो इनका काम क्या रहता है, इनका काम तो जहां पे प्रोटीन दिखा उस प्रोटीन को डिग्रेड कर दो, लिपिड दिखा लिपिड को डिग्रेड कर दो, न्यूक्लियर यानी कि आरएनए, डीएनए दिखा उसको भी डिग्रेड कर दो। तो अगर ये कंपोनेंट्स जो है बाहर नहीं आने चाहिए, इस लाइसोसोम का जो क्या रहता है, इसके कंपोनेंट्स है बाहर नहीं आने चाहिए। और ये कंपोनेंट्स बाहर नहीं आए इसके लिए सेल मेम्ब्रेन पर कुछ स्टेबलाइजर्स लगे रहते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं उसके रप्चरिंग को, ठीक है। और वहां पर जो स्टेबलाइजर जो लगे हुए रहते हैं वो कौन से स्टेबलाइजर होते हैं, उनका नाम है, एक बता देते हैं, कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल जो है वो एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, रिजिड बना के रखता है, उसको रप्चर होने से रोकता है। उसके अलावा जैसे कि यहां पर कुछ लेबिलाइजर होते हैं जो कि इस सेल मेम्ब्रेन को क्या बनाते हैं, फ्रेजाइल बनाते हैं। क्या बना रहे हैं,
फ्रेजाइल बना रहे हैं। और वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं? वो है प्रोजेस्टेरॉन, हार्मोन्स वगैरह, जो भी हार्मोन्स है जो कि सीक्रेटरी हार्मोन्स है, जितने भी सीक्रेटरी हार्मोन्स हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं वो क्या करते हैं? इसे ट्रिगर करते हैं, इसे क्या करते हैं? लेबलाइजर का काम करते हैं। ये हार्मोन्स जब इसे सीक्रेट होना पड़ता है तो ये लेबलाइजर की तरह काम करते हैं। जो भी सीक्रेटरी हार्मोन्स है जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन जो है वो इसकी सेल को क्या करते हैं? थोड़ा सा फ्रेजाइल कर देते हैं और उसे मतलब वो अब आसानी से टूट सकती है, वो आसानी से डिसॉल्व हो सकती है, आसानी से किसी मेम्ब्रेन के साथ क्या हो सकती है? फ्यूज हो सकती है। सो ये यहाँ पर इसका फंक्शन है। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, उस पर प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होता है और प्रोटॉन पंप क्या करता है? मेंटेन करके रखता है पीएच को। पीएच कहाँ के पीएच को? जो लाइसोसोम का एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसके पीएच को कंट्रोल करके रखता है। दैट प्रोटॉन एटीपीएस पंप है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। अब देखो जो लाइसोसोम है वो क्या है? हाईली पॉलीमॉर्फिक है। लाइसोसोम क्या है? हाईली पॉलीमॉर्फिक है। हाईली पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या है बच्चों? हाईली पॉलीमॉर्फिक का मतलब ये है कि ये अपने फंक्शंस, ये लाइसोसोम अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपने शेप, अपनी मॉर्फोलॉजी को क्या करता है? चेंज करता रहता है। फंक्शंस भी चेंज करता रहता है विद द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी चेंज हो गई तो उसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसे हाईली पॉलीमॉर्फिक भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक का मतलब है पॉली यानी कि बहुत सारे इसके क्या है? रूप है, इसलिए हमने इसे कह दिया है कि ये हाईली पॉलीमॉर्फिक है ना। इसलिए इसके हमने कुछ टाइप्स डिसाइड किए हैं। इसके 4 टाइप्स हैं। इसके 4 टाइप्स हैं। पहला टाइप है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम, ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं? ये होते हैं जो स्टोरेज एसिड हाइड्रोलेज वाले एंजाइम जिनके पास होते हैं, एसिड हाइड्रोलेसिस कंटेनिंग एसिड हाइड्रोलेसिस। एंड उसका कितने होते हैं? अराउंड 50 ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिड हाइड्रोलिटिक होते हैं। 50 एंजाइम्स अराउंड प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम का मतलब है जो जनरली गोल्जी बॉडी से जो फर्स्ट वेसिकल निकली है जिसके अंदर एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स हैं और उनकी जो काउंट है लगभग 50 एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो उसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सेकेंड नंबर पे जो लाइसोसोम टाइप है डाइजेस्टिव एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। व्हेन प्राइमरी लाइसोसोम जो है, प्राइमरी लाइसोसोम fused with phagosome हमने पढ़ा था एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि एक फैगोसोम है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को जब सेल अंदर इनटेक करती है तो उस सब्सटेंस जो अंदर इनटेक कर रही है उसे हम क्या कह रहे हैं? फैगोसोम कह रहे हैं। सो बेसिकली फैगोसोम के अंदर क्या मटेरियल होता है? उसको डाइजेस्ट करना होता है, उसे डिस्ट्रॉय करना होता है, व्हाटएवर इट इज, उसके अंदर जो भी प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं? फैगोसोम कह रहे हैं। एंड दैट फैगोसोम इज फ्यूज्ड विद द प्राइमरी लाइसोसोम। और जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसे कहते हैं डाइजेस्टिव लाइसोसोम, हम उसे कहते हैं, या फिर सेकेंडरी लाइसोसोम उसे हम कहेंगे। सो थर्ड टाइप का यहां पर है, थर्ड टाइप का है रेसिड्यूअल या टर्शरी भी कह सकते हैं आप इसे। सो रेसिड्यूअल लाइसोसोम कैसे होते हैं? रेसिड्यूअल लाइसोसोम वो होते हैं जो रेसिड्यूअल लाइसोसोम क्या होते हैं? जिनके अंदर डेड अनडाइजेस्टेड
जो सब्सटेंट होता है अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस जो होता है वो बच जाता है, वेसिकल के फॉर्म में रहता है, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल लाइसोसोम, हम उसे कहते हैं। अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस जो है वो जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसे पैकेज करके रखा जाता है, पैकेजिंग करके, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल लाइसोसोम कह रहे हैं। नाउ फोर्थ वन जो है उसे हम कह रहे हैं ऑटोफैजिक और ऑटोफेगोसोम। ऑटोफैजिक और ऑटोफैगो, इसके अंदर डेड सेल एंड ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स अगर प्रेजेंट हो तो उस फैगोसोम को, सॉरी उस लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, ऑटोफैजिक और ऑटोफेगोसोम हम उसे कहेंगे। जनरली इसके अंदर क्या किया जाता है, सेल और सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं डेड। उसको हमें और डाइजेस्ट करना हो, डिस्ट्रॉय करना हो तो हम उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को, उस लाइसोसोम को हम कहते हैं ऑटोफैजिक और ऑटोफेगोसोम कहेंगे। ठीक है, सो ये थे 4 टाइप्स ऑफ दी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, डाइजेस्टिव लाइसोसोम, रेसिडुअल लाइसोसोम एंड द ऑटोफैजिक और ऑटोफेगोसोम लाइसोसोम। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स हो गए। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो इसका फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है इसका फंक्शन सेलुलर डाइजेशन। सेलुलर डाइजेशन में भी हम कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। पहला है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर ही अगर कोई डाइजेशन हो रहा है तो हम उसे कह रहे हैं इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। और ये भी 2 टाइप का होता है, एक तो होता है आपका हेट्रोफैगी और एक होता है ऑटोफैगी। क्या हो रहा है, हेट्रोफैगी और ऑटोफैगी। जो हेट्रोफैगी है वो बेसिकली, हेट्रोफैगी का मतलब है जो फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को जो डाइजेशन करता है उसे हम कहते हैं हेट्रोफैगी। इज ए प्रोसेस, हम इसका नाम दे रहे हैं, प्रोसेस है हेट्रोफैगी। और ऑटोफैगी का मतलब ये होता है जब वो खुद के ही सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करे, ओल्ड या फिर ओल्ड डेड सेल ऑर्गेनल्स का डाइजेशन करे तो हम उसे कहते हैं ऑटोफैगी, हम उसे कहेंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर जाकर के डाइजेशन करना, उसमें एक एग्जाम्पल हम देखेंगे जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल होती है वो सेल कौन सी होती है, ऑस्टियो का मतलब है बोन, ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल होती हैं वो सेल होती हैं बोन ईटिंग सेल होती हैं। ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल के अंदर जो लाइसोसोम प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, जो अनवांटेड पार्ट होता है बोन का, डिग्रेड अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन, उसको डिग्रेड करने का काम करता है कौन, लाइसोसोम। ठीक है, तो हम इसे कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, हम इसे कह रहे हैं। नाउ थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट है सेलुलर डाइजेशन। अब यहां पर आ जाता है सेल्यूलर डाइजेशन। अब यहां पर सेलुलर डाइजेशन का क्या मतलब है, इसलिए अब सेलुलर डाइजेशन का मतलब है कि ओल्ड सेल्स रिमूव्ड बाय द ऑटोलाइसिस। देखो यहां पर क्या होता है, जो ओल्ड सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या प्रोसेस होता है कि ये सेल है ओल्ड,
यहाँ पर जितनी भी लाइसोसोम्स हैं ये सारे के सारे लाइसोसोम्स क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, और बर्स्ट होने पर इनके सारे के सारे एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स है वो सेल के अंदर बिखर जाते हैं, और वो क्या करेंगे, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जो भी मटेरियल है उसको डिग्रेड करने का काम करते हैं। इसे हम कहते हैं सेलुलर डाइजेशन, हम इसे कहेंगे। ये सेलुलर डाइजेशन जो है ये कब कब देखने को मिलता है, या तो कोई सेल डेड हो गई हो, डेड सेल को रिमूव करने के लिए वहां से, या फिर वहां से ओल्ड जो सेल है उसको रिमूव करने के लिए, एज वेल एज यहाँ पर जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हाथों के बीच में स्किन्स होती है, जो हमारी उंगलियां आपको दिख रही हैं, ये फिंगर्स के बीच में जो गैप है वो किसकी वजह से है कि यहाँ पर हमारी उंगलियों के बीच में एम्ब्रियोनिक स्टेज पर क्या रहता है, स्किन रहता है। उस स्किन को डिग्रेड करने का काम कौन करता है, द लाइसोसोम, और उसे हम कह रहे हैं सेलुलर डाइजेशन, हम उसे कह रहे हैं। तो ये इस प्रोसेस से इस सेल्स के अंदर ये जो स्किन है इसको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेलुलर डाइजेशन। सो ये आपका हो चुका है लाइसोसोम का स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन। कुछ भी नहीं है, इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है और उसके टाइप इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर कौन से एंजाइम, आपसे ये पूछा जा सकता है कि एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स जो है वो किस पीएच पर, कितने पीएच पर काम करते हैं, तो आपको पीएच बताना है। अगर हो सकता है पूछ लें कि उनके अंदर कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो एसिड हाइड्रोलेज या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके फंक्शन है जो सेल, अब देखो सेलुलर डाइजेशन जब होता है तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, सेलुलर डाइजेशन के अंदर ये खुद ही अपने आप को ओल्ड हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, तो अब ये क्या कर रही है, खुद को ही मार रही है। खुद को ही मारने का क्या मतलब होता है, सुसाइड कर रही है। तो लाइसोसोम को इसलिए हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, दैट्स वाई हम इसे कहते हैं सुसाइडल बैग्स कहते हैं। सो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है लाइसोसोम। बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड का क्या मतलब है, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, आप पढ़ चुके हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड जो है वो जनरली किसमें प्रेजेंट होते हैं, ओनली एंड ओनली प्लांट्स के अंदर, और कुछ एक और भी एनिमल्स के अंदर तो नहीं, लेकिन जो प्रोटोजोअन्स हैं, प्रोटोजोअन्स वो होते हैं जो कि यूनिसेलुलर स्मॉल ऑर्गेनल्स होते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। प्रोटोजोअन एक फाइलम है, उसके अंदर एक एनिमल है, बहुत ही छोटा फ्रेश वाटर एनिमल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो यूग्लिना के पास भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्टिड प्रेजेंट होता है, और इसलिए वो अपना खाना खुद बनाता है। इसलिए यूग्लिना को हम कहते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक जो है उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं यूग्लिना को। बेसिकली प्लास्टिड जो है वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं ये प्लास्टिड। नाउ प्लास्टिड की अगर टाइप की बात करें तो यहाँ पर प्लास्टिड जो है प्लांट्स के अंदर, इसके टाइप हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसके टाइप जो है, फर्स्ट टाइप इज क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है बेसिकली क्या है, ये जो क्रोमोप्लास्ट, इट गिव्स अ कलर, गिव्स कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है क्रोमोप्लास्ट। अब यहाँ पर जो कलर प्रोवाइड करने वाले पिगमेंट हैं, यहाँ पर जो पिगमेंट हैं, पिगमेंट कौन से यहाँ पर प्रेजेंट हैं, यहाँ पर पिगमेंट जो है कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड एंड लाइकोपीन। लाइकोपीन रेड कलर देता है, इट गिव्स रेड कलर, और रेड कलर किस में आएगा, टमाटर के अंदर। टमाटो के अंदर जो रेड कलर वो दे रहा है वो किसकी वजह से है, किसकी वजह से है, लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से है। ज़ैंथोफिल भी एक पिगमेंट है, ज़ैंथोफिल। ये कुछ पिगमेंट्स हैं, और भी बहुत सारे पिगमेंट्स यहाँ पर एटसेट्रा प्रेजेंट होते हैं, एंड ये पिगमेंट्स जो होते हैं डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं।
नाउ यहां पर, और ये जो जनरली जो कलर प्रोवाइड करते हैं येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर प्रोवाइड करते हैं ये वाले पिगमेंट्स। सो क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एंड दैट पिगमेंट जो है वो कलर प्रोवाइड करते हैं। सो फर्स्ट टाइप है आपका क्लोरोप्लास्ट है, एंड ये पेरिकार्प पेटल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। कहाँ, पेरिकार्प एंड पेटल्स में, पेटल्स के अंदर ये क्रोमोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड एज वेल एज एक और नाम हमें याद आया है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है वो भी एक पिगमेंट है, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है दैट इसके पास जो पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट कौन सा होता है बच्चों, हम पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से, ये पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, दैट इज फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। कहां, फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ। मेसोफिल सेल्स होती हैं लीफ के अंदर, वहां पर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट है वो क्या है, पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। नाउ इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है एनर्जी को, सोलर एनर्जी को ट्रैप करना, सोलर एनर्जी को, एनर्जी ट्रैप्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के अंदर हम उसे कन्वर्ट करते हैं। सो थर्ड है आपका जो टाइप, वो कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट। क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। बेसिकली कलरलेस है, कोई पिगमेंट यहां पर प्रेजेंट नहीं है। सो ल्यूकोप्लास्ट जनरली स्टोरेज का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें अमाइलोप्लास्ट, ये इसके टाइप है, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एंड उसके अलावा है इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट, एंड इनके फंक्शन क्या है, इलियोप्लास्ट जो है वो क्या करता है, इलियोप्लास्ट स्टोर द फैट, लिपिड, ऑयल्स को स्टोर करने का काम करता है। तो जितने भी जो ग्रेन्स हैं जो कि ऑयल प्रोवाइड करते हैं, जैसे सोयाबीन है, सरसों है, ठीक है, उनके अंदर जो ऑयल जो रहता है वो कहाँ स्टोर रहता है, नारियल है, वो कहाँ स्टोर रहता है, इलियोप्लास्ट टाइप का जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसके अंदर ऑयल का स्टोरेज होता है। तो जिस सेल्स के अंदर, जिस प्लास्टिड के अंदर ऑयल का स्टोरेज होता है, हम उसे क्या कह रहे हैं, इलियोप्लास्ट कह रहे हैं। और एल्यूरोप्लास्ट वो होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन का स्टोरेज किया जाता है। किसका किया जाता है, प्रोटीन का स्टोरेज किया जाएगा। एंड अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो स्टार्च को क्या करते हैं, स्टोरेज करने का काम करते हैं अमाइलोप्लास्ट। अब देखिए यहां पर क्लोरोप्लास्ट का अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे। सो ये थे इसके टाइप। अब हमें पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है। सो देखो क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, हमें पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर।
क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो डबल मैम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द इनर मैम्ब्रेन, सॉरी ये है इनर मैम्ब्रेन एंड दिस इज द आउटर मैम्ब्रेन। ओके, सो ये है इनर मैम्ब्रेन एंड आउटर मैम्ब्रेन, और अंदर प्रेजेंट है स्ट्रोमा प्रेजेंट है। इसे हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा और यू कैन से मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। एंड यहां पर प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है, इसे हम कह रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड। डीएस का मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। सो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। एज वेल एज यहां पे जो प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये कैसे होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। नाउ अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो है ये जो आपको स्टैक दिख रहा है, पैरेलल मैंने कुछ बनाया हुआ है, ये मैम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और इस पूरे स्टैक को हम कहते हैं, ये जो स्टैक्स हैं इनको हम कह रहे हैं ग्रैनम। ठीक है, एक स्टैक, ये जो कंप्लीट स्टैक है इसको हमने क्या कहा है, ग्रैनम। एंड दिस ग्रैनम ये किससे कंपोज्ड है अभी हम देखेंगे। अब देखो ये हम बाद में देखते हैं कि ग्रैनम किससे बना है। ये है ग्रैनम 1 2 3, इसकी जो काउंट है ये ग्रैनम हो सकता है अराउंड 100 से अराउंड 1000 तक हो सकता है। ठीक है, ग्रैनम जो है 10 से 100 के बीच इसका काउंट हो सकता है ग्रैनम का किसी सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, एंड ये जो है आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे। ये जिससे कनेक्टेड रहते हैं इस लिंकर, ये जो दो ग्रैनम के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है इसे हम कह रहे हैं स्ट्रोमल थाइलेकॉइड। अभी समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं। सो देखो अब हम बात करते हैं जनरल स्ट्रक्चर। हमने देख लिया, मेम्ब्रेन देख ली, राइबोसोम, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देख लिया, स्ट्रोमा देख लिया। उस स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। कितना हुआ है मुझे बता दो तो मैं फिर 52 पे बंद हो जाएगा। 38 ना, ठीक है। सो एंजाइम्स यहां पर कौन से होंगे, एंजाइम्स यहां पे प्रेजेंट होंगे कैल्विन साइकिल के। कैल्विन साइकिल के यहां पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डार्क रिएक्शन करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, अभी परेशान मत हो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अभी आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है, जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसे हमने क्या नाम दिया है, ग्रैना। ग्रैनम सिंगुलर है तो ग्रैनम, और ग्रैना दैट मीन्स मल्टीपल हो तो हम उसे क्या कहेंगे, ग्रैना कहेंगे। अभी ये सिंगुलर है इसलिए हम इसे ग्रैनम कह रहे हैं। ग्रैनम इज अ स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड। अब ये थाइलेकॉइड क्या है, ये थाइलेकॉइड जो है इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, मेम्ब्रेनस ल्यूम स्ट्रक्चर है।
ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है किसका? ठीक है, ये है स्टैक, ये एक कंप्लीट को हम इसको क्या कर रहे हैं? सिंगल, इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं थाइलेकॉइड। और ऐसे बहुत सारे थाइलेकॉइड जो है उनका स्टैक जो है, जैसे हम सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाएं तो वह सिक्के का क्या बन जाएगा? सिक्के के ऊपर सिक्का रखेंगे तो स्टैक बन जाएगा। वो स्टैक, वो सिक्के क्या है? एक सिक्के को हम कह रहे हैं थाइलेकॉइड, और जो पूरा स्टैक बना है उसे हम कह रहे हैं ग्रैनम कह रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है इस थाइलेकॉइड में? इस थाइलेकॉइड में हमने पढ़ा था, मैंने अभी आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल, एंड उसके साथ साथ कुछ एसेसरी भी होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एनर्जी को ट्रैप करने में, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में। वो होते हैं क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनाइड, ये सारे जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल के साथ साथ। अब जो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल की जो पोजीशन कहाँ होगी? यहाँ होगी। ये है क्लोरोफिल, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। ओके, सो ये जो क्लोरोफिल है यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड। तो थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक जगह पर जो पिगमेंट्स यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनाइड, जो पिगमेंट्स हैं यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर कितना होता है? 250 से 300 के बीच यहाँ पर ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उस पिगमेंट के मॉलिक्यूल का नंबर कितना है? 250 से 300। सो देखो थाइलेकॉइड के जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन पर 250 से 300 के बीच अराउंड इतने एवरेज होते हैं क्लोरोफिल एंड एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और उसको कलेक्टिवली हम कहते हैं क्वांटासोम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्वांटासोम कह रहे हैं। सो बेसिकली क्वांटासोम क्या है? क्वांटासोम जो है वो लाइट एनर्जी को क्या, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है। सो यहाँ पर इसकी हेल्प कौन कर रहा है? ये पिगमेंट्स, ये सारे के सारे पिगमेंट्स हैं। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब और क्लियर आपको वहां पे समझ में आएगा कि यहाँ पर क्वांटासोम हम इसे क्यों कह रहे हैं। ये क्वांटासोम जो है एक यूनिट है। क्वांटासोम इज बेसिकली फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का ये क्या है? फंक्शनल यूनिट है क्रोमोसोम, जो कि क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? क्वांटासोम। सो देखो यहाँ पर प्रेजेंट है क्वांटासोम, और ये क्वांटासोम बेसिकली क्या है? ये क्वांटासोम के अंदर 200 से 300 के बीच में जो क्लोरोफिल एंड उसके एसेसरी पिगमेंट्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्वांटासोम में। ठीक है, सो ये है क्वांटासोम। ठीक है, ये है एक स्ट्रक्चर को हमने, एक सिक्के को हमने क्या कहा है? थाइलेकॉइड। और ये थाइलेकॉइड के बीच में यहाँ क्या प्रेजेंट है? ल्यूमेन। तो दिस इज अ ल्यूमेन। ठीक है, अब ये एक गोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और उसके बीच में जो स्पेस है उसको हमने क्या कह दिया? ल्यूमेन कह दिया। एंड यहीं पर फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के दो फेज है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। लाइट रिएक्शन जो है वो यहाँ होती है थाइलेकॉइड के अंदर, थाइलेकॉइड यानी कि ग्रैना के अंदर, ग्रैना के अंदर लाइट रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन जो होती है, डार्क रिएक्शन का मतलब है यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पर हमने क्या बनाया? एनर्जी बनाई। एनर्जी किस फॉर्म में बनाई? एटीपी के फॉर्म में हमने यहाँ पर एनर्जी बनाई, और उस एनर्जी को अब हम यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं
और क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बना रहे हैं ग्लूकोज, यानी कि यहाँ पर अब हम फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और जब फूड का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे लाइट की नीड नहीं होती है, इसलिए उसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। सो यहाँ पर डार्क रिएक्शन के अंदर केल्विन साइकिल चलती है ना। केल्विन साइकिल के अंदर हमने देखा है, हम पढ़ेंगे आगे कि उसके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। केल्विन साइकिल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को क्या है, एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन करवाता है, यानी कि यहाँ पर ग्लूकोज फूड को बनाने का काम कौन कर रहा है, रूबिस्को एंजाइम। दैट रूबिस्को एंजाइम जो है ये अबंडेंट, यानी कि सबसे ज्यादा अर्थ पर प्रेजेंट जो एंजाइम है वो कौन सा है, अर्थ पर सबसे ज्यादा मिलने वाला एंजाइम कौन सा है, वो है रूबिस्को, क्योंकि पेड़ पौधे ही सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए ये एंजाइम जो है वो अबंडेंट मिलता है अर्थ पर। तो कौन सा एंजाइम है, रूबिस्को। सो देखो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका कंप्लीट। अब हमने ये भी देख लिया कि थाइलेकॉइड किसे कह रहे हैं एंड ग्रेना किसे कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्या है, ये लैमेला, ये मैम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये मैम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और ये दो आपस में ग्रैनम कनेक्टेड है, जिसको हमने कहा है स्ट्रोमल थाइलेकॉइड। ये है तो थाइलेकॉइड क्योंकि ये मैम्ब्रेन का बना हुआ है, एंड स्ट्रोमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रोमा के अंदर है, ठीक है, ये स्ट्रोमा वाले पार्ट से अटैच्ड है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं स्ट्रोमल थाइलेकॉइड। और कहीं पे स्ट्रोमा लैमेली भी इसको नाम दिया गया है, लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली भी इसको नाम दिया गया है कई जगह पे। सो इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो इसमें एंजाइम्स जो प्रेजेंट है वो कौन सा है, रूबिस्को यहाँ पर प्रेजेंट है, एज वेल एज एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, एंड केल्विन साइकिल के एंजाइम प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंजाइम है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, एज वेल एज क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये अपनी कॉपी खुद भी बना सकता है, डीएनए जिसके पास प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे कहते हैं सेल इन द सेल ऑर्गेनल। सेल के अंदर ही सेल है ना, तो ये एक बेसिकली हम इसे सेल यूनिट कह सकते हैं क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, ये खुद के एंजाइम्स बना सकता है, खुद को रेप्लिकेट भी कर सकता है ना, अपनी कॉपीज बना सकता है, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। क्यों सेमी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे एंजाइम्स खुद नहीं बना सकता है, अराउंड 80% तो खुद बना लेगा, 20% इसको बाहर से क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि साइटोप्लाज्म से, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम इसे कह रहे हैं सेमी ऑटोनॉमस। माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं। सो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया है प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट का। यहाँ पर जो डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, एंड इस डीएनए के पास मोर देन 100 यहाँ पर जीन्स होते हैं, एंड एज वेल एज यहाँ पर राइबोसोम की हमने बात कर ही ली थी, 70S टाइप के राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका चीफ फंक्शन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फोटोसिंथेसिस करवाना। फोटोसिंथेसिस के अंदर भी लाइट रिएक्शन करवाना। लाइट रिएक्शन में हमने देखा एनर्जी को ट्रैप करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, एंड उसके अलावा O2 एंड CO2 को क्या करना है, O2 CO2 का एक्सचेंज भी कराता है, बैलेंस करके रखता है O2 एंड CO2 का, एंड एज वेल एज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस के बाद, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को भी कैरी करता है। साइटोप्लाज्मिक हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी देखने को मिलती है। जैसे हम पढ़ चुके हैं, हमने देखा है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का काम क्या रहता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना जनरेशन टू जनरेशन। उसी तरह से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, तो साथ ही साथ इनका डीएनए भी क्या होता है, आगे पास ऑन होता है। अब ये जो डीएनए है ये कहाँ प्रेजेंट है, बेसिकली ये जो ऑर्गेनल है वो कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो इसीलिए इनकी जो इंफॉर्मेशन जब पास ऑन होती है तो क्या हम उसे भी इनहेरिटेंस ही कहेंगे, लेकिन वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाएगी। यानी कि
ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनल प्रेजेंट था उसने भी अपनी इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी शो करता है एंड एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट भी शो करता है। तो जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स में हम और अच्छे इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि ये कैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को प्रमोट करता है। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।